ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख? देखिए, भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह वेद है। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, मतलब जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, वह वेद है। और वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो वेदों की संख्या 4 है, उसी में से एक ऋग्वेद है। तो आपसे पूछा जाता भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो क्या कहिएगा? वेद। वेद। क्या कहिएगा? वेद। क्या कहिएगा? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, वेदों की संख्या 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे प्राचीन। अब देखिए, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 11,000 ऋचा। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 11,000 ऋचा। ऋग्वेद में कितना मंडल? इसके बाद ऋग्वेद के 10 मंडलों में के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता कहिए या वनस्पति देवता कहिए, सोम देवता या वनस्पति देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। कौन मंडल में है? 9वें मंडल। 9वें मंडल में है, अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? नमा मंडल। नमा मंडल अर्थात सी हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, तीसरा मंडल है, 8वां मंडल है, 10वां मंडल है। आपको जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है। किसने किया है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया है। और विश्व के शक्तिशाली मंत्रों में गायत्री मंत्र का उल्लेख आता है। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आगे है ऋग्वेद का 8वां मंडल। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। क्या कहा जाता है? खील। खील कहा जाता है। आगे ऋग्वेद का 10वां मंडल देखिए, ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वेदिक समाज में 4 वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेदिक समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था, इस विषय में जानकारी हमें 10वां मंडल देता है। अर्थात परीक्षा के लिहाज से कहे, चातुर्वर्ण समाज के विषय में जानकारी हमें 10वां मंडल देता है। आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक समाज जो चातुर्वर्ण समाज हुआ करता था, उस विषय में जानकारी ऋग्वेद का कौन मंडल हमें देता है? तो आंसर हो जाएगा 10वां मंडल। आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वह हमें चातुर्वर्ण समाज के विषय में अर्थात यह जानकारी देता है कि ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण के लोग रहा करते थे। और ऋग्वेद का 10वां मंडल ही पहली बार शूद्र शब्द का जिक्र करता है। और साथ ही साथ ऋग्वेद का 10वां मंडल ही यह कहता है कि परम पिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, और ब्राह्मण का काम है अध्ययन और अध्यापन, और भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उसका काम है शासन प्रशासन, जांग से वैश्य की उत्पत्ति, उसका काम है कृषि और पशुपालन, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति, और शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वह हमें चातुर्वर्ण समाज, वह हमें ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था, वह हमें यह जानकारी देता है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और जो है आपको पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है ये बात क्लियर? तो याद करते जाइएगा। अभी बात दोबारा हम कभी क्लास में नहीं बताएंगे, पढ़ाने वक्त नहीं बताएंगे, ध्यान में रख लीजिएगा आप, ठीक है?
जो टेस्ट में बताए बैच में बताए टेस्ट में, मतलब दोनों चीज को एकदम सम्मिलित रूप से याद करते हुए जाना है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? किसने किया है? ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, यह जानकारी कौन देता है? कौन देता है? क्लियर है ये बात? पहली बार शूद्र शब्द की चर्चा कौन मंडल में? कौन मंडल में? कौन मंडल में? 10वां मंडल में। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए ऑनलाइन चल ना रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, नेक्स्ट। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुआ, अर्थात 24 पथ प्रदर्शक हुआ, अर्थात 24 मार्गदर्शक हुआ या 24 गुरु हुए। उसमें 23वें के विषय में पूछा जा रहा है। 23वें तीर्थकर हुआ करते थे पार्श्वनाथ। कौन हुआ करते थे? पार्श्वनाथ। और देखिए जो पार्श्वनाथ था, पार्श्वनाथ का संबंध अयोध्या से रहा है। कहां से रहा है? अयोध्या से पार्श्वनाथ, सॉरी नहीं, गलत बोल दिया, सॉरी गलत बोल दिया। पार्श्वनाथ का संबंध काशी से रहा है। कहां से रहा है? काशी। कहां से रहा है? काशी। काशी से पार्श्वनाथ का संबंध रहा है। और देखिए काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र रहे हैं पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ने चातुर्यार धर्म की स्थापना किया। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कहा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह का पालन कीजिए। इसी को चातुर्यार धर्म कहा गया। और इस चातुर्यार धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो कि जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थकर हुआ। जो कि जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थकर हुआ। वही जो आपको ऋषभदेव है, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, और इनका संबंध रहा है अयोध्या से। इनका संबंध रहा है अयोध्या से। और अरिष्टिनेमी ये जैन धर्म के 22वें तीर्थ कर रहे हैं। ये जैन धर्म के 22वें तीर्थ कर रहे हैं। और कहा जाता है 24 तीर्थकरों में से 2 तीर्थकरों की चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलती है। और 24 तीर्थकरों में से जो 2 तीर्थकर की चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलती है, उसका नाम है ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी। और इसमें जो अरिष्टिनेमी है, अरिष्टिनेमी का संबंध भगवान कृष्ण से भी बतलाया गया है। अरिष्टिनेमी का संबंध भगवान कृष्ण से भी बतलाया गया है। और इन तीर्थकरों का प्रतीक चिन्ह भी आप जान लीजिए, क्योंकि जैन तीर्थकरों का प्रतीक चिन्ह भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ, सांड या बैल, जो भी कहना है आप कह लीजिए। वृषभ कहिए, सांड कहिए या बैल कहिए, सब एक बात है। अरिष्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख। शंख, अरे इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। कृष्ण क्या फूकते थे? शंखे ना फूकते थे जी। हाँ, पार्श्वनाथ का संबंध सर्प से है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, अर्थात सांप है। क्या है? सर्प अर्थात सांप है। और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। क्या है? सिंह है। सिंह है। क्लियर है? तो अब बता दीजिए, आपको जो है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कितने तीर्थकर? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर, इसका संबंध कौन स्थान से है? कौन स्थान से है? कौन स्थान से है? इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। अच्छा, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर, इसका संबंध भगवान कृष्ण से रहा है। इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? कौन रहे हैं? इसका संबंध कहां से रहा है? कहां से रहा है? इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, 24वें और अंतिम तीर्थकर, इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। साथ ही साथ आप यहां पर देखिए, अगर सीधा तौर पर कहे जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो ऋषभदेव कहिए।
लेकिन उसमें वास्तविक शब्द जोड़ दे तो महावीर स्वामी कहिए, और अगर ऑप्शन में ऋषभदेव ना हो तब महावीर स्वामी मारिए। जैन धर्म का संस्थापक पूछे ऑप्शन में ऋषभदेव ना हो तो हर कंडीशन में महावीर स्वामी को मारिए आप। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? देखिए अशोक की अगर आप बात करेंगे, कुछ लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, कुछ लेख में अशोक का नाम मगध सम्राट मिलता है, कुछ में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक को जब आप पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक के शासनकाल की कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे आप ही है, आप में बहुत सारी विशेषताएं होंगी, सुट्टा मारना, लड़कीबाजी करना, मोबाइल चलाना, ये सब आपकी विशेषता होंगी। अब इस सब विशेषता में से किसी एक में ज्यादा निपुण होंगे आप। तो वैसे ही अशोक के शासनकाल की कई सारी विशेषताएं, लेकिन उन विशेषताओं में अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी अभिलेख जारी करना। अशोक भारतीय इतिहास का प्रथम शासक हुआ जिसने अभिलेख जारी किया। अशोक भारतीय इतिहास का प्रथम शासक हुआ जिसने अभिलेख जारी किया, जिसने अभिलेख जारी किया, और वही उसके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, अर्थात देवता का प्यारा कहा गया है। लेकिन कुछ अभिलेख है जिसमें अशोक के लिए अशोक नाम आया है, जैसे मौस्की, गुर्जरा, उडेगोलम, इस सब में अशोक के लिए अशोक नाम आया। इस सब में अशोक के लिए क्या नाम आया है? अशोक। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अब अगर आप मौस्की की बात करेंगे तो मौस्की मिला है कर्नाटक से, गुर्जरा उदेगोलम मिला है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। और देखिए अशोक को मगध सम्राट भी कहा जाता है। राजस्थान के भाबरू या बैराट नामक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसे भाबरू या बैराट अभिलेख कहा जाता है, और राजस्थान के भाबरू या बैराट नामक स्थान से जो अभिलेख मिला है जिसे भाबरू या बैराट अभिलेख कहा जाता है, इसमें अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया है। मगध सम्राट नाम आया है, मगध सम्राट। समझ गए? याद रखिएगा। तो अशोक के लिए किन किन अभिलेखों में या किन किन लेखों में अशोक नाम आया है बताइए? मौस्की, गुर्जरा और मौस्की, गुर्जरा और मौस्की कहां से मिला है? मौस्की, गुर्जरा, 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 उडेगोलम कर्नाटक, उडेगोलम मध्य प्रदेश नहीं, उदेगोलम कर्नाटक, उदेगोलम, उदेगोलम। क्लियर है? इसके बाद अशोक के किस अभिलेख में, अशोक के किस है, आप मारेंगे मुझे तोड़ देंगे। जो बता रहे हैं सुनिए, बैठ जाइए, बैठिए, दांत मत निकालिए, ठीक है। भाबरू या बैराट राजस्थान से मिला है, इसमें अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया। किस अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया? भाबरू या भाबरू या भाबरू या कहां से मिला है? आए कहां से मिला है? कहां से मिला है? कहां से मिला है? राजस्थान से मिला है। हाँ, तो धीरज कुमार यादव जी यहां पर कंसेप्चुअली नहीं बता रहे हैं, तो तुमको क्या नजर आ रहा है? है? तुम ऐसे ही जीवन भर मैसेज कट पेस्ट कॉपी करते रह जाएगा, तुम्हारा कोई उपाय ना है। क्लास पीपीटी अपलोड नहीं होगा, टेस्ट का क्वेश्चन चले गया है, एक विषय में न गया है जी, एक विषय में गया है टेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। आ जाइए, चलिए यहां पर जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। मौस्की कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, उदेगोलम कर्नाटक, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा आप? मौस्की कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, उदेगोलम। चलिए आगे। महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ है? देखिए महमूद गजनबी तुर्की मुसलमान था, महमूद गजनबी तुर्की मुसलमान था, और महमूद गजनबी
1000 ईस्वी से लेकर लगातार 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करके भारत से धन लूटना और उस धन के मदद से मध्य एशिया में एक विशाल इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना। उसी क्रम में महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ है वह 1025 ईस्वी में हुआ है। और जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था तो इस समय गुजरात में सोलंकी वंश का शासन हुआ करता था या चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था और इस वंश के शासक हुआ करते थे भीम प्रथम। और इस आक्रमण के दौरान महमूद गजनबी ने व्यापक स्तर पर नरसंहार किया और कहा जाता है कि इस नरसंहार में 50,000 से ज्यादा लोग मारा गया था। 50,000 से ज्यादा लोग मारा गया था। और इस आक्रमण से महमूद गजनबी को अकुत संपत्ति प्राप्त हुआ। और महमूद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर अकुत संपत्ति के साथ वापस अपने साम्राज्य लौट रहा था तो सिंध के क्षेत्र में जाटों ने डिस्टर्ब किया। और फिर महमूद गजनबी अपना 17वां और अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के खिलाफ किया था। वही महमूद गजनबी अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र को जीतने में किया था। तो ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनबी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र को जीतने के लिए किया। अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ किया और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025 ईस्वी में हुआ। क्लियर? तो महमूद गजनबी अपना पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी। अंतिम आक्रमण कब किया? 1027। किसके खिलाफ किया है? सिंध के जाट। सिंध के जाट के खिलाफ किया है। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया है? और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो गुजरात में कौन वंश का शासन था? कौन वंश का शासन? कौन वंश का शासन? चलिए, इस समय गुजरात के शासक, गुजरात के शासक, क्लियर है ये बात? चलिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? मुगल बादशाह हुमायूं, हुमायूं के द्वारा ऐसे अपने शासनकाल में कई सारे युद्ध लड़े गए थे। उसमें 4 प्रमुख युद्ध था। देवड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। और देखिए, इसमें देवड़ा का युद्ध 1531 में लड़ा गया है। 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया है। और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया है। सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया है। तो सही क्रम तो ऑप्शन नंबर ए ही है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवड़ा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। समझ गए? मूलराज प्रथम कहिए या भीम प्रथम कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब देखिए, इसमें देवड़ा का युद्ध 1531 में हुमायूं और अफगानी मुल्क के शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। हुमायूं और अफगानी मुल्क के शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ। सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ। देवड़ा के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। चौसा और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई। और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। बिलग्राम के युद्ध से हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा और सरहिंद के युद्ध से हुमायूं ने फिर से भारत में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया। तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों के क्रम में बताइए, देवड़ा का युद्ध कब हुआ है? देवड़ा का युद्ध कब हुआ है? चौसा का युद्ध कब हुआ है? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ है? सरहिंद का युद्ध कब हुआ है? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध से भारत में सूरी वंश के शासन की स्थापना हुई। मुगल सत्ता का अंत हुआ, सूरी वंश के शासन की स्थापना हुई। और सरहिंद के युद्ध से भारत में
सूरी वंश के शासन का अंत हुआ और मुगल सत्ता पुनर्स्थापित हुआ। मुगल सत्ता पुनर्स्थापित हुआ, याद रखिएगा। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था ना, जैसे अभी भारत में मोदी जी का शासन है ना जी, मोदी जी हम लोगों से टैक्स जीएसटी के रूप में वसूलते हैं, हाँ या ना? मोदी जी वर्तमान में हम लोगों से टैक्स जीएसटी के रूप में वसूलते हैं। उसी प्रकार से जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था 1947 से पहले, तो अंग्रेज भारत से टैक्स 3 रूप में वसूलता था, 3 तरीका से वसूलता था। महलबारी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी। महलबारी व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था? गांव, टोला या मोहल्ला का जो मुखिया होता था, गांव, टोला या मोहल्ला का मुखिया किसान से कर वसूलता था और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर देता था। अर्थात किसान और अंग्रेजी कंपनी के बीच बिचौलिया के तौर पर काम करता था गांव, टोला या मोहल्ला का मुखिया, इसमें बिचौलिया होता था। और महलबारी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है और यह व्यवस्था उत्तरी भारत में लागू था। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भूभाग पर लागू था। यह व्यवस्था पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लागू था। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में कर की वसूली जमींदार करता था। जमींदार किसानों से कर वसूलता था और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा करता था। अर्थात अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत किसान और अंग्रेजी कंपनी के बीच बिचौलिया के तौर पर काम जमींदार करता था। यही कारण है कि अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। फिर आपको रैयतबारी व्यवस्था है। रैयत, रैयत का अर्थ किसान होता है। रैयतबारी व्यवस्था भू राजस्व की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसान और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता था, बल्कि सीधे तौर पर किसान अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा कर दिया करता था। अर्थात रैयतबारी व्यवस्था भू राजस्व वसूली की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजी कंपनी का राजकोष और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। और रैयतबारी व्यवस्था का जनक टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और दक्षिणी भारत में यह लागू था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर रैयतबारी बंदोबस्त लागू था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर रैयतबारी बंदोबस्त लागू था। बताइए आंसर क्या होगा? रैयतबारी होगा। तो किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? रैयत बारी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर या वायसराय, गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। देखिए लॉर्ड मेयो की अगर आप बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो एज ए वायसराय के पद पर रहा है 1869 से 1872। एक बार ये पोर्ट ब्लेयर में जेल है। कौन जेल है पता है? वहां पर काला पानी की सजा जिसको दी जाती थी ना, वहां पर भेजा जाता था उसको। पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल है। कौन जेल है? सेलुलर जेल। तो वहां पर भेजा जाता था काला पानी का सजा दे करके। तो वहां पर कैदी सब रहता था, कुख्यात अपराधी सब रहता था। तो एक बार पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल की यात्रा पर गया हुआ था लॉर्ड मेयो 1872 में, और भ्रमण कर रहा था, जेल में भ्रमण कर रहा था। शाम का टाइम था, अंधेरा था। एगो कुख्यात अपराधी था शेर अली अफगान। वो मौका का फायदा उठाया, चाकू मार दिया, मर गया लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो मर गया।
लॉर्ड मेयो एक ऐसे भारतीय वायसराय है जिनको उनके शासनकाल के दौरान ही मार दिया गया। लॉर्ड मेयो एक ऐसे भारतीय वायसराय है जो जब वायसराय के पद पर थे उसी समय उनको चाकू मार दिया गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के समय में ही पहली बार 1872 में जनगणना हुआ था और लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। यह सब बात भी आप याद रखिएगा। तो कौन ऐसे भारतीय वायसराय हुए जिनको उनके कार्यकाल के दौरान ही चाकू गोद कर मार दिया गया? लॉर्ड। पहली बार जनगणना किसके समय हुई? और पहली बार जनगणना हुई 1872 में। कब हुई? 1800। पहली बार जनगणना कब हुई है? 1872। पहली बार जनगणना कब हुई है? 1800। किसके समय हुई है? किसके समय? क्लियर। ये सब जो है ना, ये ऑनलाइन वाला सब जो है मैसेज कर रहा, लाइव चैट नहीं दिखता है। लाइव चैट देखने के लिए ही लाइव हुआ है। लाकेश कुमार, आपको हम दिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप आ जाइए मेरे पास, आपको लाइव चैट भी दिखाएंगे। देखिए हम लाइव चैट देख रहे हैं ना, आप आइए मेरे पास, हम आपको दिखा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना। क्या होगा? हमको बताना होगा। नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, याद रख ले। अच्छा एगो बात बताइए, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा? सिपाही विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस और जेम्स ऑटरम डब्ल्यू टेलर क्या कहा? ये दोनों कहा कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये बात कौन कहा है? जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू। और किसने कहा है? यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। क्लियर। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? देखिए ध्यान दीजिएगा। भारत जब गुलाम था तो गुलामी से आजादी दिलाने को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था और उस स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में क्रांतिकारियों का उदय हुआ था और क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, उसके पत्र केसरी को जाता है, मराठा को जाता है, फिर परांजपे के पत्र काल को जाता है। ये सब क्रांतिकारी आंदोलन को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो काल का संपादन किया था परांजपे ने। किसने किया था? परांजपे। काल का संपादन किसने किया? काल का संपादन। अब देखिए एगो पत्रिका था युगांतर। युगांतर पत्रिका निकाला था बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर पत्रिका किसने निकाला? बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ। युगांतर पत्रिका किसने निकाला? बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ। क्लियर। याद हुआ? आए बताइए। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा। कौन पत्रिका? केसरी और मराठा। केसरी और मराठा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, एक सेकंड में आ जाइए। आ रहे हैं? युगांतर पत्रिका कौन निकाला है जी? केसरी और मराठा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना में टोटल 3 सदस्य था। याद रखने का ट्रिक है काल। के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर
और एल से लॉरेंस। देखिए स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वाणिज्य विभाग का प्रधान था, स्टेफर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग का प्रधान था। एबी अलेक्जेंडर नौसेना था और पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर था। और इन तीनों पद में जो है सबसे बड़ा पद था भारत सचिव का पद। वाणिज्य विभाग के प्रधान, नौसेना के अध्यक्ष और भारत सचिव के पद में से, तीनों पद में से सबसे बड़ा पद था भारत सचिव का पद। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता की अगर हम लोग बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता जो है आपको पेंथिक लॉरेंस ने किया, पेंथिक लॉरेंस ने किया। और कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ, जिस संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ, जिस संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। ये तीनों सदस्य था कैबिनेट मिशन योजना का। कौन सदस्य कैबिनेट मिशन योजना का नहीं था? तो आपको क्लीमेंट एटली नहीं था, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। और देखिए क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ था तो उस समय वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है आपको क्लीमेंट एटली ही हुआ करते थे, क्लीमेंट एटली ही हुआ करते थे। आशीष रंजन ये तो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये आशीष रंजन को देख करके जो है इसका जो है देखिए कितना हरामी है ये, ठीक है। चलिए इसको ब्लॉक मार दीजिए और इसका ईमेल आईडी लीजिए, ठीक है। हाँ आशीष रंजन अपने में जो है किसी को इधर उधर कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दीजिए। हो ब्लॉक कर दिए, करने आता है ना। उसका ईमेल आईडी पता कीजिए और उसका नंबर उम्र पता करके दीजिए, ठीक है। उसको हम दिखा देते हैं। चलिए याद रखिएगा ये सब बात। बताइए कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ है? कब हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ है? इसमें कितने सदस्य? कितने सदस्य? याद रखने का ट्रिक क्या है? के से, ए से, एल से। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया था? पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? चलिए आगे आ जाइए। असत्य मिलान का चयन करें, मतलब जो गलत है उसको चुनिए, जो गलत है उसको चुनिए, समझ गए? जो गलत है उसको चुनिए। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष सही है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था, सही है। और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया, हां सही है। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1867 में किया। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, हां किया, यह भी सही है, 1839 में किया। बालिका विद्यालय दादा भाई नेरोजी, नहीं। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया है। किसने किया? ज्योतिबा फूले ने किया है। अर्थात ये जो है आपको गलत है। ये क्या है? आपको गलत है, यानी आंसर डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, समझ गए? याद रखिएगा इसको। बताइए इंडियन लीग का संस्थापक कौन है? इंडियन लीग का संस्थापक, वेद समाज का संस्थापक, तत्वबोधनी सभा का संस्थापक, बालिका विद्यालय का संस्थापक, बालिका विद्यालय। चलिए किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में ली आयोग के सिफारिश पर हुआ है। ली आयोग का गठन 1923 में हुआ था और ली आयोग ने अपनी सिफारिश जो है
ली आयोग ने अपनी सिफारिश जो है 1924 ईस्वी में किया, और ली आयोग के सिफारिश पर ही जो है आपको लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में हुआ। समझ गए, ली आयोग का गठन 1926 ईस्वी में हुआ, तो याद रखिएगा। तो बताइए लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है जी? लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है? कौन आयोग के सिफारिश, कौन आयोग के सिफारिश पर? देखिए इसमें बटलर समिति है, इसका गठन 1927, साइमन आयोग है, इसका गठन 1927, क्रिप्स आयोग है, इसका गठन 1942। समझ गए, तो बटलर समिति का गठन कब हुआ है? 1900। बटलर समिति का गठन कब हुआ? साइमन आयोग का गठन कब हुआ? क्रिप्स आयोग का गठन कब हुआ? 1942। ये जो है विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, विश्व इतिहास से संबंधित साहित्य का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? यानी डेकामेरॉन नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो डेकामेरॉन नामक पुस्तक है यह बोकेसियो के द्वारा लिखा गया, बोकेसियो के द्वारा लिखा गया है। इसमें देखिए बिहार दरोगा एक बार पूछा था यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? यूटोपिया पुस्तक के लेखक टॉमस मूर है। और इसके बाद इरास्मस की अगर आप बात करेंगे, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक की रचना इरास्मस ने किया। और पेट्रॉक की अगर बात की जाए तो मानववाद विचारधारा का संस्थापक पेट्रॉक को माना जाता। मानववाद एक प्रकार का विचारधारा है जिस विचारधारा में सर्वोच्च स्थान मानव को प्राप्त होता है, जिस विचारधारा में सर्वोच्च स्थान जो है मानव को प्राप्त होता है, उसी को मानववाद विचारधारा कहा जाता है। समझ गए? चलिए तो याद रखिएगा, समझ गए। तो बता दीजिए डेकामेरॉन किस साहित्यकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन किसकी रचना है? डेकामेरॉन किसकी रचना है? मानववाद का संस्थापक, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखा? द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक, द प्रेज ऑफ फॉली। यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? बिहार दरोगा 2213 प्रीलिम्स पहला सिटिंग का पूछा हुआ है। बिहार दरोगा 2213 प्रीलिम्स पहला सिटिंग का पूछा हुआ है। यूटोपिया के लेखक कौन है? टॉमस। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा का पूरा विश्व दो भाग में बट गया था। और पूरा का पूरा विश्व जो दो भाग में बट गया था, एक आपको मित्र राष्ट्र था और दूसरा आपको धूरी राष्ट्र था। एक आपको मित्र राष्ट्र था और दूसरा आपको धूरी राष्ट्र। अगर आप मित्र राष्ट्र की बात करेंगे तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, ब्रिटेन या इंग्लैंड कहिए, दोनों एक ही बात है। ब्रिटेन या इंग्लैंड था, फिर यूएसए यानी अमेरिका था, फिर रूस था, फिर आपको फ्रांस था, फिर आपको जापान था। ये सब आपको मित्र राष्ट्र में था। और वही धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी था, हंगरी के बाद इटली था, इटली के बाद तुर्की था। ये सब देश धुरी राष्ट्र में था। और इस विश्व युद्ध में जीत मित्र राष्ट्र की हुई है। और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के तरफ से नेतृत्व ब्रिटेन या इंग्लैंड कर रहा था, वहीं धुरी राष्ट्र के तरफ से नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं था, जर्मनी धुरी राष्ट्र में शामिल था। और जर्मनी धुरी राष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। समझ गए? इसको याद कर लीजिए। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण एनेक्जीमेंडर ने किया था। विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? एनेक्जीमेंडर। विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया?
एनेक्जिमेंडर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस। आगे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन है? टाइटन। टाइटन। और देखिए गैनीमेड की अगर आप बात करेंगे तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह तो है, ये है, साथ ही साथ गैनीमेड जो है पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपको गैनीमेड है। पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है और ट्राइटन वरुण का उपग्रह है। ट्राइटन वरुण का उपग्रह है, याद रख लीजिएगा, समझ गए। और देखिए ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन। क्लियर है? याद रखिएगा। तो बता दीजिए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह। निम्न में कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो हिमालय है असम हिमालय। समझ गए? तो काली और तीस्ता पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। समझ गए? चलिए एक बार बता दीजिए, सिंधु और सतलज नदी तक जो हिमालय फैला हुआ उसे क्या कहा जाता है? सतलज और काली के बीच जो फैला हुआ, काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता और दिहांग के बीच। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच स्थित है? मुंबई और पुणे के बीच स्थित है आपको भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। वही थालघाट दर्रा की बात करेंगे तो यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और पालघाट दर्रा की बात करेंगे तो केरल में है, कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है, केरल के कोचीन को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। और सेनकोटा घाट दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से आपस में जोड़ता है, मदुरै से आपस में जोड़ता है। आंसर आपको बी हो जाएगा। समझ गए? तो याद रखिएगा। आगे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? देखिए भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। वही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक और सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है, सरक्रीक गुजरात में है, गुजरात में है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और इंदिरा कॉल लद्दाख में है। इंदिरा कॉल कहां है? लद्दाख में। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है जी? सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलता है झेलम नदी। कौन नदी निकलता है? झेलम। तो बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से कौन नदी निकलता है? कौन नदी निकलता है? अब रावी नदी रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा से निकलता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रा से निकलता है, बारालाचा दर्रा से निकलता है।
और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर में स्थित राकस्ताल झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर में स्थित राकस्ताल झील से निकलती है। क्लियर है, याद रखिएगा, समझ गए? तो बता दीजिए रावी नदी कौन दर्रा से निकलती है? रावी नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी और सतलज नदी, राकस्ताल। कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? देखिए सामान्य तौर पर कहा जाता है जिस भी झील में ताल लग गया, ताल लग गया मतलब उत्तराखंड, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आपको सात ताल, राकस्ताल, देवताल सब उत्तराखंड में है, लेकिन चंद्रताल उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। और चंद्रताल के साथ साथ एगो सूरज ताल भी है। चंद्रताल और सूरज ताल की आप बात करेंगे तो ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, अब बाद बाकी ये सब उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में कौन नहीं है? चंद्रताल। चंद्रताल कहां है? हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? केरल, केरल। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो आर्द्र हवाएं है उसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक में चेरी ब्लास्म कहा जाता है, चेरी ब्लास्म कहा जाता है। बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, काल बैसाखी, काल बैसाखी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो एक बार बता दीजिए ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? पूर्वी भारत में, कर्नाटक में, केरल में आम्र वर्षा, केरल में, बंगाल में काल बैसाखी। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति है बादामी क्रांति। कौन है? बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन से संबंधित कौन क्रांति है? बादामी। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। और अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से है, नदी जोड़ो परियोजना से है। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। आगे आ जाइए, बता दीजिए झींगा मछली के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंध? कौन सी क्रांति? चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति? चमड़ा उत्पादन। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। चलिए, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? नैरोबी में है। कहां है? नैरोबी में। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? उत्पादक। कौन करता है? उत्पादक। आगे, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो प्रारूप समिति है संविधान निर्माण करने वाली समितियों में सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य था। प्रारूप समिति में जो टोटल 7 सदस्य था, सातों सदस्य का नाम याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे और कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, पूछा जाता है आपसे। तो प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। इसके बाद इसके दूसरे सदस्य थे के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी। इसके तीसरे सदस्य थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर। इसके चौथे सदस्य थे गोपाल स्वामी आयंगर,
गोपाल स्वामी आयंगर, आयंगर। इसके पांचवें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सादुल्लाह। इसके छठे सदस्य थे बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधवराव, एन माधवराव। और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। यही प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। इसमें संचालन समिति है। अगर आप संचालन समिति की बात करेंगे तो संचालन समिति के अध्यक्ष रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, सरदार पटेल। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है आपको जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है, याद रखिएगा। क्लियर है, लिख लिए। चलिए 1 सेकंड में याद कीजिए। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1900। प्रारूप समिति में कितने सदस्य, कौन कौन? क्लियर है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था आपको सी राजगोपालाचारी। आसफ अली अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री था। जगजीवन राम अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री था। और राजेंद्र प्रसाद अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। समझ गए? सब आई है मुंह दिखाने के लिए। पता नहीं था कि 1 बजे से टेस्ट है। हाँ, नहीं पता था। तो मोबाइल चलाने से फुर्सत मिलेगा तब ना। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया जो है आपको कनाडा से लिया गया। कहां से? कनाडा। फिर अगर आप जर्मनी की बात करेंगे तो जब आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल लागू होने के समय मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। तो आपातकाल के लागू होने का मौलिक अधिकार पर जो प्रभाव पड़ता है यह प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। जैसे भारत के संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है, वैसे ही जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए, छठी अनुसूची में 4 गो राज्य शामिल है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा छठी अनुसूची यह कहता है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र प्रशासन चलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होगा। इस बात की चर्चा छठी अनुसूची में है। तो आंसर हो जाएगा क्या? मणिपुर। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? मिजोरम का गठन 1987 में हुआ, मेघालय का गठन 1972 में हुआ, और अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987।
तो किसका गठन 1987 में नहीं हुआ? मेघालय। मेघालय का गठन 1987 नहीं बल्कि 1972। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा की गई है? कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग को प्रोत्साहन देने संबंधी चर्चा अनुच्छेद 43 में की गई है। अनुच्छेद 43 समझ गए। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। और अनुच्छेद 51 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने की बात की गई है। समझ गए। निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1957 तक उपराष्ट्रपति रहे, फिर 1957 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। ये उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। ये उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। और फिर ये 1962 में देश के राष्ट्रपति बने। 1962 से 1967 ईस्वी तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये जो है आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे तो दार्शनिक हुआ करते थे। ये दार्शनिक राष्ट्रपति हुए। राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। सबसे ज्यादा वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहने का रिकॉर्ड राजेंद्र प्रसाद के नाम ही दर्ज है। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यह देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? 104। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते होंगे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 331 और एक संविधान है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते थे। और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता था। यह जो प्रावधान था, इन प्रावधानों को 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है। यही बात कहा जा रहा है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। स्टाफ कहां है जी? है आंसर मंगवाइए, आंसर मंगवाइए। कहां गया है स्टाफ सर? अरे आंसर, वो क्वेश्चन क्या लेकर के आ रहे हैं? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर बात करें तो जो 101वां आंसर बटवाइए इस सबको, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है आपको जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। फिर जो है आपको 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपको ओबीसी आयोग मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 338 का बी जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 का बी जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए थे उन्हें 10% तक आरक्षण, उन्हें 10% तक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और जो है आपको
सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक आरक्षण देने को लेकर भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। एक अनुच्छेद 15 का क्लाउज 6 और एक अनुच्छेद 16 का क्लाउज 6। 15 का क्लाउज 6 और एक अनुच्छेद 16 का क्लाउज 6। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो याद रखिएगा इसको, तो बता दीजिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। 100 जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जीएसटी को संवैधानिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आय सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। 100 क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे साइंस है। विकास आए हैं जी, विकास कुमार गुप्ता आया है, कहां है, भेज दीजिए उसको। चलिए 4 बजे से आपका क्लास होगा, 4 बजे तक ही होगा। ठीक है, 4 बजे तक होगा। कहां गया जी वो लड़का? 4 बजे तक होगा। 4 बजे से क्लास होगा, मेरा क्लास होगा, इतिहास पढ़ाएंगे। और कल आप लोग का क्लास 12 बजे से है, 12 से 5 है। ठीक है, और आगे जो है आज तो टेस्ट शुरू कर दिए हैं। शनिवार को बोले थे प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ कर दिए हैं। आज आप अवगत हो जाइए कैसे होगा, क्या होगा, समझ गए। और इसके बाद जो है आगे आपके परीक्षा तक ये टेस्ट कंटिन्यू रहेगा। हम आपको पहले बता ही दिए थे, एक दिन टेस्ट होगा, एक दिन डिस्कशन होगा, एक दिन टेस्ट होगा, एक दिन डिस्कशन होगा। ठीक है, क्लास आवर बढ़ा रहे हैं, समझ गए। अरे कहां गए जी? ठीक है, 4 बजे से अभी मेरा क्लास होगा। इतिहास में जहां तक पढ़ाए हैं ना, वहां से आगे बताएंगे। आ जाइए, हल्ला मत कीजिए आप लोग। आंसर मिल गया सबको? आ जाइए। चलिए आगे जो है आपको साइंस का डिस्कशन विकास जी करवाएंगे। साइंस का डिस्कशन कीजिए। हाय, क्या नहीं मिला है? क्या बोल रहा है तुम? ऐसे ऐसे किया जाता है जैसे तुम कर रहा है, हैं? एकदम ऐसे में क्या लगता है तुमको कुछ हो जाएगा जी, हैं? जैसे विद्यार्थी का जो लक्षण है वैसे करो ना जी, आंसर मिलेगा। आंसर दे रहा है ना, ऐसा थोड़े कि आंसर देना छोड़ दिया है। अजीब हाल है तुम लोग का। आए क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक 10 अगस्त तक आ जाएगा, 10 से 15 अगस्त के बीच में आ जाएगा। ठीक है, आंसर दीजिए। 4 बजे से मेरा क्लास है। आज तो कम टाइम है। देखिए आज जो है टेस्ट तो 12:30 बजे से ही शुरू होने वाला था, लेकिन टेस्ट शुरू हुआ 1:20 पर, तो थोड़ा थोड़ा लेट हो गया। आज पहला दिन था इसलिए भी लेट हो गया। कितना विद्यार्थी आएगा नहीं आएगा कोई अनुमान नहीं था। आगे जो है टेस्ट टाइम से शुरू होगा, टाइम से डिस्कशन होगा, सब चीज बेहतर होगा। 4 बजे तक खत्म कर दीजिए आज, समझे। और 4 बजे से आप लोग का क्लास है, मेरा क्लास है। इतिहास में जो पढ़ा रहे थे वहां से आगे बताएंगे। ठीक है, तो आगे जो है डिस्कशन कीजिए साइंस का। चलिए आइए हम लोग साइंस देखते हैं।
आवाज पहुंच रहा है ठीक से? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? क्या होगा? विद्युत धारा। किसी भी राशि को अदिश राशि हम कब बोलेंगे? पहले सदिश राशि किसको बोलेंगे? जिसमें दिशा हो, परिमाण हो, और तीसरा याद रखेंगे जो त्रिभुज के जोड़ का नियम पालन करता हो, क्योंकि विद्युत धारा में द्रव्यमान, परिमाण और दिशा दोनों है। इसमें परिमाण भी है कि इतना एम्पियर है, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, और इसमें दिशा भी रहता है कि हमेशा किस में, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर गमन करता है। इसमें दोनों है, लेकिन ये क्या है? त्रिभुज के जोड़ का नियम पालन नहीं करता, इसीलिए क्या है? अदिश राशि है। बाकी वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सब क्या होगा? सदिश राशि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? किसके द्वारा? पूछा बल का व्यंजक। अच्छा, पहला द्वारा क्या होता है? बल का परिभाषा। पहला द्वारा बल का परिभाषा, दूसरा द्वारा व्यंजक, यही पूछा है। तृतीय नियम से क्या होता है? तृतीय नियम को क्या कहते हैं? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया, यही तृतीय नियम को क्रिया एवं प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया नियम किसको? तृतीय को। ठीक है। अब प्रथम को गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। गैलीलियो का नियम और जरत्व का नियम। ठीक है, तो प्रथम को गैलीलियो का नियम और जरत्व का नियम बोलेंगे, और तीसरा को क्या बोलेंगे? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। बल का परिभाषा किससे? प्रथम से। बल का परिभाषा प्रथम से, और बल का व्यंजक दूसरे से। बल का व्यंजक क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो दूसरा सो जाएगा आंसर। ठीक है। निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? कौन होगा? शक्ति का मात्रक जब भी पूछे तो लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? वाट। लास्ट में क्या देखेंगे? वाट। अच्छा, एचपी में तो वाट नहीं है। हाँ, तो हॉर्स पावर किसका मात्रक है? शक्ति का, क्योंकि 1 हॉर्स पावर और कितना होता है? 746 वाट। मतलब इसमें भी वाट है, तो इसमें भी वाट है, इसमें भी। अब देखिए यहाँ पे क्या है? लास्ट में क्या लगा है? आवर लगा हुआ है। तो वाट के बाद अगर आवर, सेकेंड कुछ भी लगा हुआ तो किसका हो जाएगा? ऊर्जा का। किसका हो जाएगा? ऊर्जा का। और लास्ट में सिर्फ वाट रहे तो किसका होगा? शक्ति का। ध्यान रखेंगे, लास्ट में अगर सिर्फ वाट है तो शक्ति का, अगर वाट के बाद कुछ रहे, आवर, सेकेंड, मिनट, तो किसका होगा? ऊर्जा का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एग्जाम में जाइए, गलत करके आ जाइएगा। किस पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। दिया हुआ क्या? फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को, सॉरी, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा, ये नहीं होगा। 4 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। ज्यादातर लोग 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मार दिए होंगे। तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। और फ़ारेनहाइट कितना होगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। क्या? अच्छा, बदलने के लिए देखिए, इसका पहले फॉर्मूला रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। शॉर्ट में CY5 F-32/9, 180 होता है। हाँ, CY5 F-32/9 R/4। अगर र्यूमर में दिया तो R/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा K-273 एक मिनट, इधर दिख नहीं रहा, K-373/5। ठीक है। अब जिसको जिससे मान लीजिए सेल्सियस में दिया हुआ, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो सेल्सियस का वैल्यू रख।
ठीक तो है, कहां गलती है? ठीक है, याद रखिएगा C/5 F माइनस 32/9 R/4 K माइनस 273 बटा 273, सॉरी K माइनस 273 बटा 5, क्योंकि सबको छोटा छोटा तोड़ दिए इसलिए 273। ठीक है, C/5 F माइनस 32/9 R/4 K माइनस 273/5। अब जिसमें जिससे कन्वर्ट करने बोलेगा कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है इसमें? निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन हो जाएगा? गामा। विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन आता है? गामा, एक्स तरंग, अल्ट्रावायलेट तरंग, विजिबल तरंग होगा, इंफ्रारेड होगा, मैग्नेटिक होगा और रेडियो होगा। ठीक है, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक और रेडियो, ये सब क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बाद कुछ भी पूछेगा तो क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अल्फा, बीटा, कैथोड, कैनाल, ये सब क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब वक्रता केंद्र पे बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, दोनों तरह से बनता है। हर जगह वास्तविक और उल्टा रहेगा। अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तो दर्पण के पीछे बनेगा, और काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, तो दोनों बनेगा। तो यहां पूछ रहा है अगर वक्रता केंद्र पर है तो कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और अगर कोई फोकस पे रहेगा तो कहां बनेगा? अनंत पे। फोकस पे रहेगा तो अनंत पे, और उल्टा हो जाएगा। कोई अनंत पे है तो फोकस पे, फोकस पे है तो अनंत पे। और दर्पण के पीछे कब बनेगा? जब फोकस और ध्रुव के बीच होगा। दर्पण के पीछे और कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा, बाकी सब जगह वास्तविक और उल्टा। ठीक, जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? रुक रुक कर, डोरबेल बजाते हैं, हमेशा थोड़े बजाते हैं, उसको रुक रुक कर बजाता, कभी जो आया तो उसके बाद बजाएगा, फिर कुछ देर बाद जो आएगा बजाएगा। तो बोल रहा है कि जहां रुक रुक कर, वैसे यंत्र जहां पे उसका एनर्जी रुक रुक कर यूज किया जाता है तो वहां पे किस तरह के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्लांसेस सेल। किस तरह का सेल? लैक्लांसेस सेल। सेल में वो पूछता है धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, तो एनोड क्या हो जाएगा? एनोड होगा धन ध्रुव। क्या होगा? आइए बैटरी में चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। तो एनोड क्या होगा? धन ध्रुव, और कैथोड ऋण ध्रुव। लैक्लांसेस सेल, सूक्ष्म सेल और बाइक्रोमेट सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। किसका? कार्बन का। और इसका बना किसका बना होता है? इसका जो एनोड बना होता है कॉपर का। डेनियल का एनोड किसका बना होता है? कॉपर का। लैक्लांसेस, शुष्क और बाइक्रोमेट सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। याद रखिएगा, पूछता जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? विद्युत फ्यूज का क्या गुण होना चाहिए? गलनांक क्या होगा? निम्न। कोई भी पदार्थ का गलनांक निम्न होगा तब न तुरंत गलेगा, तब न हमारे जो भी उपकरण होगा उसका सुरक्षा प्रदान करेगा। तो गलनांक क्या होगा? निम्न। प्रतिरोध क्या होगा? उच्च प्रतिरोध होगा तो उसको जल्दी हीट करेगा तो जल्दी गलाएगा। तो विद्युत फ्यूज का क्या गुण होना चाहिए? गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च। ठीक, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा धातु? अगर बोलेगा पृथ्वी पर कौन सा सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है तो क्या होगा? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन। और उप धातु बोलेगा तो
उप धातु बोलेगा तो सिलिकॉन। इसको याद रखिएगा, पहले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो सबसे ज्यादा अगर तत्व बोले तो कौन? ऑक्सीजन। और सबसे ज्यादा उप धातु बोले तो सिलिकॉन, उप धातु बोले तो सिलिकॉन। इसके बाद एल्युमिनियम होगा, छूट गया। तो सबसे ज्यादा धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहां पे धातु पूछा, क्या आंसर हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ेगा तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज। यहां से दो क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज और प्रकाश की तरंग प्रकृति की खोज। तो यहां पे क्या क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज। तो जब इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज बोलेगा तो क्या आंसर होगा? डी ब्रोगली। किसने? डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज डी ब्रोगली। और प्रकाश की तरंग प्रकृति खोज हाइगेंस। प्रकाश की तरंग प्रकृति की खोज एंडरसन। किसका खोज किया? पॉजिट्रॉन का। पॉजिट्रॉन का खोज। ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का ये एंटी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन का खोज किसने? एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। प्रकाश की तरंग प्रकृति खोज हाइगेंस। प्रकाश की तरंग प्रकृति खोज हाइगेंस। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज डी ब्रोगली। ये पॉली होगा। क्या हो जाएगा? पॉली। पॉली किसका खोज किया था? किसका? न्यूट्रिनो का। किसका? न्यूट्रिनो का खोज पॉली। याद रखिएगा, ये आवेशहीन और द्रव्यमानहीन, मतलब कि क्या हो जाएगा? मासलेस और चार्जलेस से पूछता है। न्यूट्रिनो क्या है? आवेशहीन और द्रव्यमानहीन। न्यूट्रिनो की खोज पॉली। एक और पूछता है मेसॉन। मेसॉन की खोज इकावा। मेसॉन की खोज इकावा। बोलिएगा, पॉजिट्रॉन का खोज। पॉजिट्रॉन का खोज न्यूट्रिनो का खोज पॉली। न्यूट्रिनो का खोज न्यूट्रिनो का खोज मेसॉन का खोज मेसॉन का खोज। और प्रकाश की तरंग प्रकृति खोज हाइगेंस। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली। ठीक है, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंड। अष्टक नियम कौन दिया? न्यूलैंड। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त कितना? 7। वर्ग? वर्ग कितना? 18। अच्छा, मेंडलीफ आवर्त सारणी का जनक। आवर्त सारणी का जनक बोलेगा तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ। अब वर्तमान में आवर्त सारणी जो हम लोग यूज करते हैं उसका जनक मोसले। उसका जनक, वर्तमान वाला जनक मोसले। अच्छा, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। और मोसले का किस पे था? परमाणु संख्या। डोवेराइनर क्या दिया था? त्रिक नियम। डोवेराइनर क्या दिया था? त्रिक नियम। त्रिक नियम क्या था? कि साइड वाला दोनों के द्रव्यमान का योग बीच वाला के द्रव्यमान के बराबर होगा। 3 गो है, याद कर लीजिएगा। पूछता है, पहला हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मतलब लिथियम और पोटेशियम के अगर द्रव्यमान जोड़े तो सोडियम के बराबर होगा। दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बोरॉन। कैल्शियम और बोरॉन का जब परमाणु द्रव्यमान जोड़ेंगे तो किसका बराबर आएगा? स्ट्रांसियम का।
तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन का जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? ब्रोमीन। याद कर लीजिएगा। तो हो गया मेंडलीव आवर्त सारणी का जनक। मेंडलीव आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पे आधारित था? मेंडलीव का आवर्त सारणी, मोसले का आवर्त सारणी, मोसले का आवर्त सारणी। त्रिक नियम किसने दिया? त्रिक नियम और अष्टक नियम, न्यूलैंड्स। अष्टक नियम, टोटल आवर्त कितना? टोटल आवर्त, टोटल वर्ग, टोटल वर्ग। ठीक। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्या होगा? मीथेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन याद रखेंगे, जो भी अल्केन ग्रुप का होगा क्या होगा? संतृप्त होगा। और एल्कीन और अल्काइन क्या होगा? असंतृप्त होगा। तो एल्केन क्या होगा? संतृप्त। और एल्कीन और अल्काइन क्या होगा? असंतृप्त। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, CnH2n। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n माइनस 2। अल्काइन का CnH2n माइनस 2। तो संतृप्त इसमें कौन हो जाएगा? अल्केन। तो क्या होगा? मीथेन। तो संतृप्त कौन हो जाएगा? मीथेन। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा असंतृप्त। दिख रहा है ना? अब सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका खोज किसने किया? कोशिका खोज रॉबर्ट होप। फोंटाना केंद्रिका का खोज किसका? केंद्रिका का खोज। केंद्रिका और केंद्रक में अंतरक है। सेल के अंदर केंद्रक और केंद्रक अंदर केंद्रिका। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन और केंद्रिका का खोज फोंटाना। पश्चिम पर किसका खोज किया था? क्लोरोप्लास्ट का। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। कोशिका का रसोई घर किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट का। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट का। पायलट किसका खोज किया था? राइबोसोम। पायलट राइबोसोम। और पश्चिम पर क्लोरोप्लास्ट। पश्चिम पर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अरे हुआ। देखिएगा, शांत रहिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन पे आइए। स्पीड है क्या? हम स्पीड निकल रहे हैं क्या? ठीक है, देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछता है क्रॉस में, है ना। फिनोटाइप एक और कौन? जीनोटाइप। कोई भी किसी भी चीज में फिनोटाइप क्या होता है? जिसको हम देख पा रहे हैं। जिसको हम देख पा रहे हैं वो क्या है? जीनोटाइप। जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ये अनुवांशिकी है, उसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। तो उसका रेशियो पूछता है, याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, एक संकरीय और द्विसंकरीय। एक होता है एक संकरीय और एक क्या होता है? द्विसंकरीय। तो एक संकरीय में अगर फिनोटाइप बोलेगा तो 3:1, और एक संकरीय में जीनोटाइप बोलेगा तो 1:2:1। याद रखेंगे, एक संकरीय में फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? 3:1। और जीनोटाइप क्या होगा? 1:2:1। वही द्विसंकरीय में बात करेंगे तो फिनोटाइप क्या होगा? 9:3:3:1। और द्विसंकरीय में अगर जीनोटाइप बोलेंगे तो पहले 1:2:1, फिर उसको दुगना करेंगे 2:4:1, फिर वही रिपीट कर देंगे 1:2:1, फिर उसको दुगना करेंगे 2:4:2, फिर 1:2:1। ठीक है,
किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किस शैवाल का प्रयोग करता है? क्लोरेला। किसका? क्लोरेला। अच्छा, लेमिनेरिया का यूज कहां करता है? आयोडीन बनाने में। लेमिनेरिया का यूज कहां? आयोडीन बनाने में। नॉस्टोक और एनाबिना का यूज कहां करता है? खाद में। कहां? खाद में। लेमिनेरिया का यूज आयोडीन में, लेमिनेरिया का यूज आयोडीन में, नॉस्टोक और एनाबिना खाद में। और अंतरिक्ष यात्री किसका प्रयोग करता है? क्लोरेला को। अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला। ठीक है। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? किसको? ब्रायोफाइटा। किसको? ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत को किसने बांटा? एकलर। एकलर पहले दो भाग में बांटा। किसमें? अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। किसमें? अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। फिर अपुष्पोद्भिद को 3 पार्ट में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। किसमें? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर पुष्पोद्भिद को 2 पार्ट में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कौन आएगा? वैसे पदार्थ जिसके बीज के ऊपर क्या है? बाहरी आवरण ना हो। वैसे पादप जिसके बीज को ढका हुआ है, बाहरी आवरण हो, क्या होगा? एंजियोस्पर्म, जिसको बोलेंगे आवृत बीजी। तो यहां पे पूछा वनस्पति जगत का उभयचर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन है? क्या होगा? मध्य फल भित्ति। और आम का क्या होता है? आम का भी मध्य फल भित्ति। ठीक है। पुष्पासन किसका? सेव और नाशपाती। पुष्पासन किसका? सेव और नाशपाती। फल भित्ति और बीजांडसन, पूरा फल और पूरा उसका बीज किसका? अमरूद का और अंगूर का। अमरूद और अंगूर का। अमरूद पूरा खा लेते हैं, उसका बीज भी। तो क्या होगा? अमरूद और अंगूर। भ्रूणपोष किसका? नारियल। भ्रूणपोष नारियल। पपीता का पूछा था, पपीता क्या हो जाएगा? मध्य फल भित्ति। और आम का भी क्या होता है? मध्य फल भित्ति। ठीक है। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है? पूछ रहा दृढ़ता और मजबूती। क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमा। क्या होगा? अच्छा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम, ये सब क्या है? अस्थायी उत्तक है या विभाज्य उत्तक? अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक में कौन कौन आता है? विभाज्य उत्तक में शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ क्या होता है? ऊपर और नीचे, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट और जड़ को बढ़ाएगा, उसको क्या बोलेंगे? विभाज्य उत्तक। एक होता है पार्श्व, किसी भी पौधा को मोटाई अगर बढ़ा रहा है तो क्या होगा? पार्श्व विभाज्य उत्तक। पौधा का मोटाई बढ़ाएगा, पार्श्व विभाज्य उत्तक। एक होता है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी का में कोई भी शाकाहारी जीव, जैसे बकरी, कोई किसी घास को खाता है तो सबसे आगे वाला पार्ट हल्का सा बढ़ता है, उसमें अंतर्वेशी उत्तक काम करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि शाकाहारी जंतु अगर किसी मतलब घास को खाया तो किस उत्तक कारण उसका वृद्धि होगा? तो अंतर्वेशी। और मोटाई किसके कारण? पार्श्व। मोटाई पार्श्व। और ऊपर नीचे वृद्धि शीर्षस्थ। ऊपर नीचे शीर्षस्थ। अस्थायी उत्तक को कितने पार्ट में? 2। किसमें किसमें? सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में कौन कौन? 3। सरल अस्थायी उत्तक में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो ये सब, ये तीनों क्या है? सरल अस्थायी उत्तक। क्या है? सरल अस्थायी उत्तक।
अभी फिजिकल भी करना है। पेरेनकाइमा का क्या है? भोजन को संग्रह करना। क्या है? भोजन संग्रह, याद रखेंगे। कोलेनकाइमा क्या है? पौधे को लचीलापन, एकदम याद करना है, पौधे को लचीलापन। और स्क्लेनकाइमस क्या होता है? वही दृढ़ता या मजबूती। तो पौधे में भोजन संग्रह कौन करता है? पेरेनकाइमा। भोजन संग्रह पौधों को लचीलापन, लचीलापन पौधे को दृढ़ता या मजबूती, स्क्लेनकाइमा। अब फ्लोएम तो जान ही रहे हैं, क्या होगा फ्लोएम? खाद्य पदार्थ या भोजन को पहुंचाता है, और जाइलम जल को। ठीक है, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? समतापी क्यों होता है? समान ताप। वैसे जीव जंतु जिसका तापमान कैसा हो? हमेशा समान हो, उसको क्या बोलेंगे? समतापी। समतापी में याद रखिएगा दो वर्ग आता है। एक आता है कौन? स्तनधारी। एक आता है स्तनधारी, और एक कौन आता है? पक्षी वर्ग। याद रखेंगे स्तनधारी और पक्षी क्या है? समतापी। स्तनधारी और पक्षी समतापी। और आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी मत्स्य, एम्फीबिया और सरीसृप क्या होगा? असमतापी। मतलब इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। तो मनुष्य क्या किस में आएगा? समतापी, क्योंकि क्या? स्तनधारी समतापी में आएगा। निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण आग्नेयाशय से होता है? नहीं होता, सॉरी, किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? अग्नाशय से 3 एंजाइम स्रवण होता है, याद रखिएगा। जिसका ट्रिक है ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अग्नाशय से कौन कौन? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इरेप्सिन कहां से? छोटी आंत से। इरेप्सिन कहां से? छोटी आंत से। इरेप्सिन का क्या काम है? पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलना। तो जहां भी सीन लास्ट में लगल रहेगा, पेप्टोन को, प्रोटीन को तोड़ेगा। जहां भी सीन लगा रहेगा एंजाइम में, वो क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। याद रखिएगा, ये भी ट्रिप्सिन भी क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। लेकिन ये किससे निकलता है? अग्नाशय से। और ये किससे निकलता है? छोटी आंत से। तो पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता? तो क्या होगा आंसर? इरेप्सिन। इरेप्सिन कहां से निकलता है? छोटी आंत से। ठीक है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? सेरे बेलम। सेरे बेलम। सेरेब्रम का क्या काम है? चिंतन, सोचना, सब कुछ। क्या है मेन? तो पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट मस्तिष्क का कौन है? सेरेब्रम। बुद्धि का केंद्र इसी को बोला जाता है। और सेरेबेलम क्या है? शरीर को बैलेंस करना। कोई अगर नशा कर ले तो उसका क्या होता है? शरीर अनबैलेंस हो जाता है। कोई नशा किया हुआ आदमी को सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों गड़बड़ा जाता है। एक तो उसका शरीर अनबैलेंस होता है, और दूसरा बोलने क्या बोलेगा क्या। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई नशा किया हुआ आदमी उसमें किस दोनों गड़बड़ा है? कौन कौन? सेरेब्रम और सेरेबेलम। आज रखिएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनस। क्या देखते हैं हम लोग? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना काम है देखना और सुनना। क्या है? देखना और सुनना। मेडुला ओब्लांगेटा, इसे क्या? उल्टी नियंत्रण का केंद्र। उल्टी नियंत्रण का तो बोलेगा शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा मस्तिष्क का भाग? सेरेबेलम। देखने और सुनने के लिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और उल्टी का नियंत्रण केंद्र किसे बोला जाता है? मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, हो गया ना? क्वेश्चन हो गया ना? साइंस करवाने बोला गया था। धन्यवाद।